हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज ऑन टिप्स। तो आज हम करेंगे पार्ट 6 ऑफ चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और इसमें हम करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, तो सबसे पहले आफ्टर एंटरिंग द सिनर्जेट्स द पोलन ट्यूब रिलीज द टू मेल गैमीट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जेट्स। ठीक है, तो जैसे ही हमारा एंट्री होती है सिनर्जेट्स में, पोलन ट्यूब जो होता है वो क्या करता है, आपके जो दो मेल गैमीट्स हमारे आए थे, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, उनको सिनर्जेट के जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें रिलीज कर देता है। वन ऑफ द मेल गैमीट मूव टूवर्ड्स द एग सेल एंड फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस दस कंप्लीटिंग द सिनगैमी। तो दो में से एक मेल गैमीट जो होता है हमारा वो आपका एग के साथ जाकर के फ्यूज़ करता है और आपका सिनगैमी होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल द जाइगोट, और हमारा फॉर्म क्या होता है, जाइगोट फॉर्म हो जाता है। द अदर मेल गैमीट मूव टूवर्ड द टू पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड ऑन द सेंटर ऑफ द सेल एंड फ्यूज देम टू प्रोड्यूस अ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और जो हमारा नेक्स्ट वाला जो हमारा दूसरा मेल गैमीट था वो क्या करता है, हमारा जो बीच में सेंट्रल सेल था उसमें क्या थे, आपके टू पोलर न्यूक्लियाई थे ना, वहाँ पर जाकर के हमारा जो मेल गैमीट होता है वो फ्यूज करता है और क्या फॉर्म करता है, आपका ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म करता है। ओके, तो एक बार हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। देखो ये हमारा क्या है, दिस इज द प्योर फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियोसाइट। ठीक है, यहाँ पर हमारे क्या है, आपके सिनर्जिड्स हैं और क्या आपका एक्सेल यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, और बीच में यहाँ पर हमारे एंटीपोडल्स हैं और बीच में हमारे क्या होते हैं, आपके टू पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, तो पहला मेल गैमेट आकर के कहाँ जाकर के फ्यूज करता है, इस एक्सेल के साथ जाकर के फ्यूज कर जाता है। और जो हमारा दूसरा मेल गैमेट होता है वो हमारे इन दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाकर के फॉर्म फ्यूज करता है और क्या बनाता है, आपका ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहता है, जो हमारे दो मेल गैमेट्स होते हैं वो ऐसे करके आपका फ्यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इसको आप बोलते हो PEN इन शॉर्ट। ओके, एज दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इट इज टर्म्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। और इसमें क्या थे, हमारे 3 आपके न्यूक्लियाई फ्यूज करे। देखो 2 जो हमारे बीच में सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई थे वो, और एक आपका मेल गैमेट, तो तीनों हमारे हैप्लॉइड थे और हमारे 3 न्यूक्लियाई फ्यूज करे, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, आपका ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। Since two type of fusion, that is the syngamy and triple fusion, take place in the embryo sac, and this phenomena is called as double fertilization. यहाँ पर क्या हुआ, पहले आपका एक मेल गैमेट आपका एक्सेल के साथ जाकर के फ्यूज किया तो सिनगैमी हुई, और दूसरा क्या हुआ, जो आपका दूसरा मेल गैमेट था वो आपका जो दो सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे उनके साथ जाकर के फ्यूज किया और यहाँ पर क्या हुआ, हमारा ट्रिपल फ्यूजन हुआ। तो आपके दो टाइप के फर्टिलाइजेशन हुए यहाँ पर, इसीलिए हम क्या बोलते थे, इसी को हम बोल देते हैं आपका डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यूनिक इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, और ये जो इवेंट होता है ये क्या होता है, आपका यूनिक फीचर होता है ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। गॉट दिस। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। हमारा जो सेंट्रल सेल होता है ट्रिपल फ्यूजन के बाद आपका बन जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड डेवलप इनटू एंडोस्पर्म वाइल जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। ठीक है, तो आपका जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है वो किस में डेवलप हो जाता है, आपका एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है, और जो आपका जाइगोट होता है वो किस में डेवलप हो जाता है, आपका एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पहले आपका जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, जब वो ट्रिपल फ्यूजन में जब आपका जो सेंट्रल सेल है ना, जो आपका बीच में जो सेंट्रल सेल होता है, ये हमारे एंटीपोडल्स हो गए, ये हमारे यहाँ पर एक्सेल और सिनर्जिड्स, और ये वाला पार्ट जो है, ये बीच वाला पार्ट, इसे क्या बोलते हो आप, सेंट्रल सेल बोलते हो। इसमें क्या है, हमारे दो पोलर न्यूक्लियाई हैं और यहाँ पर एक हमारा मेल गैमेट आकर के फ्यूज़ कर गया। इसको तो हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, लेकिन जिस सेल में ये हो रहा है उस सेल को आप बोलते हो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है ये किस में डेवलप होता है, आपका एंडोस्पर्म में डेवलप होता है। और जो आपका जाइगोट होता है वो किस में डेवलप होता है, आपका जाइगोट जो होता है वो आपका एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। गॉट दिस। ओके, अब देखिए जो हमें यहाँ पे डायग्राम्स गिवन है उनको देखते हैं। ठीक है, तो फिगर 1.13 हमें यहाँ पे गिवन है, तो वो देख लेते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या बना रखा है, आपका डीजनरेटिव सिनर्जिड्स बना रखा है, ये वाले डीजनरेटिव सिनर्जिड्स आपके दिख रहे हैं आपको। ओके, उसके बाद देखो ये क्या है, आपका जाइगोट है। ओके, यहाँ पर क्या हुआ, आपका फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, मैंने आपको इधर पे बना के दिखा दिया था सिनर्जिड्स, लेकिन ऐसे करके हमारे डायग्राम में इधर बनाया, तो नो प्रॉब्लम, बस आपको समझना है, समझिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसने एंटीपोडल्स बनाए हैं और यहाँ पर इसने क्या बनाया, हमारा सिनर्जिड और एक्सेल। तो यहाँ पर एक्सेल जो है उसमें आकर के एक आपका मेल गैमेट फ्यूज हो गया, तो उसने क्या बना दिया, आपका जाइगोट बना दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे क्या थे, पहले दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, उनके साथ आकर के हमारा एक मेल गैमेट फ्यूज कर गया, तो उसने क्या बना दिया, आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसकी जो प्लॉइडी लेवल है वो क्या है 3n है, दैट इज वो ट्रिप्लॉइड है। और जो हमारा ये सेंट्रल सेल है, जब हमारा इसमें ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है उसके बाद हम इसे बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होगा बेटा, ये किसमें आपका जाकर के कन्वर्ट हो जाएगा, या आपका एंडोस्पर्म में, और जो जाइगोट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एम्ब्रियो में। ठीक है, उसके बाद देखो ये आपका दिखाया है आपको जाइगोट, अब पूरा जाइगोट ही जाइगोट दिखाया है सिर्फ आपको इसमें। ठीक है, तो देखो जो जाइगोट होता है वो आपका पहले डिवाइड करके दो इसमें सेल आए, फिर और डिवाइड करेगा, फिर क्या बनेगा, आपका ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा। उसके बाद डिवाइड करके क्या बनेगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा। उसके बाद जाकर के आपका मैच्योर एम्ब्रियो फॉर्म होगा, जिसमें ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट रेडिकल होता है, ये कॉटिलिडॉन्स दे रखे हैं, ये प्लिम्यूल दे रखा है, और ये आपके सस्पेंशर दे रखे हैं। ठीक है, तो ये दिखाया है कि जो हमारा जाइगोट होता है उसका क्या क्या आपका फॉर्म होता है, कैसे वो आपका मैच्योर एम्ब्रियो में फॉर्म होता है। मैच्योर एम्ब्रियो कैसे बनता है, जाइगोट में डिवीजन होगा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा, हार्ट शेप के बाद आपके जाकर कहीं मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। ओके, आई होप यू गॉट दिस। लेट्स मूव टू द
नेक्स्ट टॉपिक, तो अब हमने पढ़ना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। ठीक है, फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन, इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड्स, ओवरी इनटू फ्रूट आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, तो आपका डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ था, आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से आपका एंडोस्पर्म बन गया था, और जो आपका जाइगोट था वो आपका किस में कन्वर्ट हो गया था, आपका एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया था। ओके, अब क्या होगा आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, आपका जो ओव्यूल होगा वो आपका किस में कन्वर्ट होगा, सीड्स में, और ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका फ्रूट में। इनको ही हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सबसे पहले हम एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ते हैं। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। वाई? अब बोल रहे हैं कि जो आपका एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है वो पहले हो जाता है, किसके डेवलपमेंट से, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से। ठीक है, तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट होने से पहले आपका एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो आपका एंडोस्पर्म होता है वही आपका जो एम्ब्रियो होता है उसको आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रैपिडेटली एंड फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। ओके, तो आपका जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है वो आपका डिवाइड करता है और बनाता है आपका ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटीरियल। और जो हमारे एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स होते हैं, जो एंडोस्पर्म के टिश्यूज होते हैं, दे आर फिल्ड विद द रिजर्व फूड मटीरियल एंड आर यूज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। और यही जो हमारा फूड रिजर्व होता है, हम जो हमारा नरिशिंग एम्ब्रियो, जो हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसके नरिशमेंट में हम इसका यूज़ करते हैं। इन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द पैन अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई। तो आपका जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, आपका न्यूक्लियर डिवीजन करते रहता है। उसके न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड होते रहते हैं, साइटोकाइनेसिस में नहीं हो रहा होता है, सिर्फ आपका कैरियोकाइनेसिस, दैट इज द न्यूक्लियर डिवीजन उनमें हो रहा होता है। और वो क्या बनाता है, आपका फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म करता है। दिस स्टेज ऑफ द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और इसी को हम बोलते हैं क्या, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। जब जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो होता है वो आपका क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन करते रहता है रैपिडली, इसीलिए इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेल्यूलर। और कुछ टाइम बाद आपका क्या होता है, आपका सेल वॉल फॉर्मेशन होता है और एंडोस्पर्म जो होता है वो हमारा सेलुलर बन जाता है। द नंबर ऑफ द फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेलुलाइजेशन वेरी ग्रेटली। The coconut water from the tender coconut that you are familiar with is nothing but it is a free nuclear endosperm made up of thousands of the nuclei and the surrounding white kernel is called as cellular endosperm। ठीक है, तो जो देखो आपका जो वाटर होता है ना कोकोनट में, जो हम कोकोनट वाटर पीते हैं, तो जो कोकोनट वाटर होता है वो क्या होता है आपका, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ योर व्हाट, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो जो आपका कोकोनट वाटर होता है वो क्या आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही होता है। और जो व्हाइट कर्नल हम खाते हैं वो क्या होता है, आपका सेल्युलर एंडोस्पर्म होता है। याद रखेंगे फिर से, जो आपका जो कोकोनट वाटर में हमारा जो वाटर होता है वो कुछ नहीं, वो बस क्या होता है, आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। और जो हम व्हाइट वाला जो पार्ट होता है उसे खाते हैं वो होता है आपका सेल्युलर एंडोस्पर्म। ओके, तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हम इसको अलग कलर से हाईलाइट भी कर देते हैं। चलिए, आई होप यू गॉट दिस नाउ। नेक्स्ट, एंडोस्पर्म में ईदर बी कम्प्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब जो आपका एंडोस्पर्म होता है, ऐसा हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा कंज्यूम कर ले हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, मे बी कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो कम्प्लीटली, या तो पूरा खा सकता है वो उसको। अगर पूरा खा देगा, जैसे कि इसके एग्जांपल कौन होता है जो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेते हैं, इसका एग्जांपल है पी, ग्राउंडनट और बीन्स। बिफोर शीट मेच्योर्स और इट में परसिस्ट, और कुछ में आपका जो एंडोस्पर्म होता है वो परसिस्ट करता है इन द मेच्योरिटी, जैसे कि आपका कैस्टर एंड कोकोनट। तो ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोस्पर्म जो होता है जो कंप्लीटली कंज्यूम कर लेते हैं उनके एग्जांपल क्या है, पी, ग्राउंडनट और बीन्स। और कुछ ऐसे हमारे सीड्स होते हैं जिनमें आपका जो एंडोस्पर्म होता है वो परसिस्ट करता है, तो उसका एग्जांपल है आपका क्या, कैस्टर एंड कोकोनट। ओके, एंड बी यूज अब ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। इसको जब जिनमें एंडोस्पर्म बच जाता है वो कब यूज़ करते हैं, जब सीड का जर्मिनेशन हो रहा होता है, तब हम इसका मतलब जो प्लांट होता है ना जिसमें एंडोस्पर्म लेफ्ट है तो वो उसका टाइप तब यूज़ कर लेता है। स्प्लिट ओपन सम सीड्स ऑफ कैस्टर, पी, बीन्स, ग्राउंडनट्स, फ्रूट ऑफ कोकोनट एंड लुक फॉर द एंडोस्पर्म इन ईच केस। फाइंड वेदर द एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट इन क्रियल्स लाइक वीट, राइस एंड मेज। तो आपको यही पूछा है कि आपको प्रैक्टिकली खोल के देखना है और बताना है कि क्या इनमें एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है या नहीं करता है। ओके, और हमसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है जो हमारी क्रियल्स होती है वीट, राइस और मेज। तो येस, इसका आंसर होगा येस, जो एंडोस्पर्म होता है वो परसिस्ट करता है। और कब यूज़ करते हैं ये, जब आपका ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन हमारा जो एंडोस्पर्म लेफ्ट है उसका यूज़ करते हैं। आई होप यू गॉट दिस। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम देखेंगे एम्ब्रियो। ओके, तो चलिए एम्ब्रियो देख लेते हैं। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइल एंड एन एम्ब्रियो सैक
वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। तो अब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो कहाँ पर डेवलप होता है? एट द माइक्रोपाइल एंड ऑफ द एम्ब्रियो सेट। ठीक है, तो एम्ब्रियो जो होता है वो आपका माइक्रोपाइल एंड पे डेवलप होता है और वहीं पर ही आपका जाइगोट भी सिचुएटेड होता है। कहाँ पर होता है? एट द माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। ठीक है, मोस्टली जो हमारा जाइगोट होता है वो तभी जाकर के डिवाइड करता है जब उसमें एक प्रॉपर अमाउंट का एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाता है। ऐसा क्यों करता है हमें पता ही चल गया है, क्योंकि जो हमारा एंडोस्पर्म होता है वो हमारा सीड को क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। दिस इज एन अडाप्टेशन टू द प्रोवाइड एश्योर न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। और ये एक टाइप का अडाप्टेशन है कि हमारा जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको प्रॉपर अमाउंट का न्यूट्रिशन मिले ही मिले। Though the seed differ greatly, the early stage of the embryo development, that is your embryogeny, are similar in monocot and dicot. ओके, तो हमारा जो सीड होती है वो डिफरेंट करती है ग्रेटली, लेकिन जो हमारा डाइकॉट और मोनोकॉट का जो इनिशियल स्टेज होता है डेवलपमेंट का, दैट इज योर एम्ब्रियोजेनी, वो दोनों में क्या होती है? सिमिलर होती है। लुक एट द फिगर 1.13 डिपिक्ट द स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियोजेनी इन द डाइकोटिलिडॉन एम्ब्रियो। तो हमारा फिगर हमने देख लिया 1.13, उसमें हमें दिखा रखा था कि जो हमारा डाइकोट एम्ब्रियो होता है उसमें कैसे आपका डेवलपमेंट हो रहा था। ओके, द जाइगोट give rise to the pro embryo and subsequently globular embryo, heart shape embryo and then mature embryo। तो पहले हमारा क्या था? प्रो एम्ब्रियो, फिर हमारा ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना था, फिर हमारा हार्ट शेप एम्ब्रियो एंड देन हमारा मेच्योर एम्ब्रियो लास्ट बना था। डाइकॉट्स में द टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कॉटिलेडॉन्स। तो याद रखना जो हमारा डाइकॉट का एम्ब्रियो होता है इट कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, उसमें क्या होती है? आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और 2 कॉटिलेडॉन्स होते हैं। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द कॉटिलेडॉन इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल। जो हमारा पोर्शन होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का कॉटिलेडॉन के ऊपर वाले पार्ट को, ठीक है, अबव द लेवल ऑफ द कॉटिलिडॉन्स इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल वाइल टर्मिनेट्स इनटू प्लीम्यूल। ठीक है, तो आपका जो एपिकोटाइल होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आपका प्लीम्यूल में। जो हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है उसमें क्या होता है? जो आपका कॉटिलिडॉन से ऊपर वाला पोर्शन होगा, कॉटिलिडॉन से ऊपर वाले पोर्शन को बोलोगे आप एपिकोटाइल, और बाद में जो एपिकोटाइल होता है वो किसमें कन्वर्ट होगा? आपका प्लीम्यूल में। ओके, और आप बोल सकते हो स्टेम की टिप में। द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ द कॉटिलिडॉन, और जो कॉटिलिडॉन के नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है, सपोज ये आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस है, मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, सपोज ये आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसके ऊपर वाले पार्ट को आप बोल दोगे क्या? एपिकोटाइल। और जो एपिकोटाइल होगी यही लास्ट में मतलब डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाएगी? आपका प्लीम्यूल बनाएगी या फिर स्टेम की टिप बनाएगी। और जो कॉटिलिडॉन से नीचे वाला पार्ट होता है इसे आप बोलते हो हाइपोकोटाइल, और ये हाइपोकोटाइल क्या बनाती है? आपका रूट टिप बनाती है। ठीक है, हाइपोकोटाइल बनाएगी आपका रूट टिप, या फिर आप इसे रेडिकल बोलते हो। जैसे ऊपर वाले को प्लीम्यूल बोलते हो, प्लीम्यूल जो होगा वो स्टेम टिप में कन्वर्ट होगा, वैसे हमारा नीचे हाइपोकोटाइल जो होगा वो आपका डिफ्रेंशिएट होगा किसमें? रेडिकल में, या फिर आप बोल सकते हो रूट टिप में। ठीक है, तो देखिए आगे क्या लिखा है? द हाइपोकोटाइल दैट टर्मिनेट्स एट द लोअर एंड इन द रेडिकल और द रूट टिप। तो रेडिकल या फिर हाइपोकोटाइल जो होता है वो आपका रेडिकल या फिर रूट टिप में कन्वर्ट हो जाता है। द रूट टिप इज कवर्ड बाय अ रूट कैप, और जो हमारा रूट टिप होता है नीचे उसमें आपका क्या होता है? छोटा सा रूट कैप भी प्रेजेंट होता है। ओके, तो देखो मैं एक बार आपको फिर से बता दूँ इसके लिए। देखो जो ऊपर वाला पोर्शन होता है दैट इज जो हमारा कॉटिलिडॉन्स के अबव वाला पोर्शन होता है उसे आप बोलते हो एपिकोटाइल। ठीक है, और एपिकोटाइल किसमें डिफरेंशिएट हो जाता है? आपका प्लीम्यूल में। ठीक है, और जो आपका हाइपोकोटाइल होता है वो क्या होता है? हमारा नीचे वाला पोर्शन होता है, दैट इज बिलो द कॉटिलिडॉन वाला जो पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। ठीक है, और हाइपोकोटाइल जो होता है वो किसमें डिफरेंशिएट होता है? आपका रेडिकल में, या फिर आप बोल सकते हो रूट टिप में। अब इसको लर्न करने की जो इजी ट्रिक है वो क्या है? एचआर। ठीक है, नीचे वाले पोर्शन को बोलते हो आप हाइपोकोटाइल। ठीक है, देखो क्या है हाइपो मतलब हाइपो क्या होता है? हिप्पो जैसा होता है ना, हिप्पो क्या होता है? मोटा सा होता है। अगर हम मोटे लोगों को पानी में डालेंगे तो वो क्या रह जाएंगे? नीचे रह जाएंगे। ठीक है, तो हाइपो वाला पार्ट आपको याद रखना है कि जो मोटे लोग होंगे वो क्या होंगे? नीचे होंगे। और एपी मतलब होता है, एपी मतलब दुष्ट लोग। ठीक है, एपी मतलब होता है दुष्ट। ठीक है, तो एपी मतलब हो जाता है दुष्ट, तो एपी लोग आजकल कहाँ रहते हैं? टॉप में रहते हैं। जो गंदे लोग होते हैं ना वो आजकल ही टॉप में रहते हैं। ठीक है, तो बस इसको लर्न करने की ट्रिक है। तो एपी मतलब जो ऊपर वाला पार्ट हो गया, हाइपो मतलब जो नीचे वाला पार्ट हो गया। उसके बाद एच आर करके याद कर लो, एच आर। ठीक है, एच आर करके, तो जो हाइपोकोटाइल होगा वो आपका रेडिकल में कन्वर्ट होगा, और ऊपर से आप याद कर सकते हो एपिकोटाइल जो होगा वो आपका प्लीम्यूल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एम्ब्रियो ऑफ द मोनोकॉट्स। अब देखो मोनोकॉट्स की बात आ गई, अभी तक हम डाइकॉट्स की बात कर रहे थे। एम्ब्रियो ऑफ द मोनोकॉट पजेस ओनली 1 कॉटिलिडॉन। ठीक है, तो याद रखना जो डाइकॉटिलिडॉन्स होते हैं उनमें 2 कॉटिलिडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारे मोनोकॉटिलिडॉन्स होते हैं उनमें सिर्फ एक ही कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन द ग्रास फैमिली द कॉटिलिडॉन्स आर कॉल्ड एज इस्क्यूटेलम। ठीक है, तो ग्रास फैमिली, ग्रास जो होती है वो आपका मोनोकॉट ही होती है। तो ग्रास फैमिली के लिए जो कॉटिलिडॉन्स होता है उसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं वो होता है इस्क्यूटेलम। ठीक है, दैट इज सिचुएटेड टूवर्ड्स वन साइड दैट इज लेटरल टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस at lower end the embryonal axis has radical and root cap enclosed in the undifferentiated seal that is called coleorhiza। तो वही है, ये भी बोल रहा है कि जो हमारा लोअर एंड होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो नीचे वाला पार्ट है ना, एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो नीचे वाला पार्ट है उसे क्या बोलते हो आप? रेडिकल बोलते हो, एंड रेडिकल एंड रूट कैप प्रेजेंट होता है एनक्लोज्ड इन एन अनडिफरेंशिएटेड सील दैट इज कॉल्ड कोलियोराइजा। ठीक है, तो हमारा जो कोलियोराइजा होता है, जैसे वहाँ पर हमारा क्या था? हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल, यहाँ पर क्या है? कोलियोराइजा। ठीक है, कोलियोराइजा से जो हमारा निकलेगा वो क्या है? कोलियोराइजा के अंदर आपका क्या आता है? रेडिकल और रूट कैप आता है।
द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द स्क्यूटेलम इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल। ठीक है, तो जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा उसे क्या बोल दोगे आप? एपिकोटाइल बोल दोगे। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन। एपिकोटाइल हैज अ शूट एपेक्स, फ्यू लीफ, प्रीमोडियम एनक्लोज इन अ हॉलो फ्लोरियल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड कॉलियोप्टाइल। तो ऊपर वाला पोर्शन क्या है आपका? कॉलियोप्टाइल। नीचे वाला क्या है? कॉलियोराइजा। ठीक है, और जो आपका कॉलियोराइजा होता है उसके अंदर आता है आपका रेडिकल और रूट कैप, और जो आपका कॉलियोप्टाइल होता है उसके अंदर आता है आपका क्या? शूट वाला पार्ट। ठीक है, जो हमारा लीफी पोर्शन होता है ना वो वाला। ठीक है, कॉलियोप्टाइल के अंदर ही आपका एपिकोटाइल हैज अ शूट एपेक्स एट अ लीफ प्रिमोडियस। तो लीफ वाला जो स्ट्रक्चर आता है वो हमारा कॉलियोप्टाइल के अंदर आता है। तो आपको याद रखना है हमारा जो टर्म्स हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो है कॉलियोराइजा और कॉलियोप्टाइल फॉर द मोनोकॉट्स। Soak a few seed in the water, say wheat, maize, peas, chicken pea, groundnut overnight. Then split the seed and observe the various part of the embryo and the seed. तो आपको देखना है, उसके बाद स्प्लिट करना है इनको। सोक करने के बाद दूसरे दिन स्प्लिट करके देखना कि आपको क्या दिखता है। यू विल फाउंड कि आपको अलग अलग टाइप के पार्ट्स आपको एम्ब्रियो के अंदर उसके सीड्स वगैरह आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। ओके, तो अब हम देखते हैं सीड वाला पोर्शन। सीड इन एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है हमारा? सीड है। इट इज ऑफन डिस्क्राइब एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड आर फाउंड इनसाइड फ्रूट। तो सीड किसके अंदर मिलेगी आपको? फ्रूट के अंदर ही मिलेगी आपको। अ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कॉटिलिडॉन, एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो आपका सीड क्या क्या कंसिस्ट करता है आपका? इट कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कॉटिलिडॉन एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। द cotyledon, that is figure 1.15a of the embryo, are simple structures, generally thick and soluble due to the storage of the food reserve as a legumes. कॉटिलिडॉन जो होते हैं वो आपके थोड़े से सोलोन स्ट्रक्चर होते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है? आपका स्टोरेज ऑफ द फूड रिजर्व होती है। ठीक है, मेच्योर सीड में भी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। आपकी जो मेच्योर सीड होती है वो आपकी दो टाइप की हो सकती है, एक आप बोलते हो नॉन एल्ब्यूमिनस और एक आप बोलते हो एल्ब्यूमिनस। अभी हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन में। ठीक है, तो आपका जो नॉन एल्ब्यूमिनस होता है उसको आप बोल सकते हो एक्स एल्ब्यूमिनस भी। ठीक है, तो देखो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड क्या होती है आपकी? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड हैज नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जैसे कि पी और ग्राउंडनट। ठीक है, तो आपकी नॉन एल्ब्यूमिनस में क्या होता है? आपका कोई एंडोस्पर्म प्रेजेंट ही नहीं होता है, एंडोस्पर्म परसिस्ट ही नहीं करता। मतलब एंडोस्पर्म जो है वो पूरा का पूरा हमारा एम्ब्रियो ने पहले कंज्यूम कर लिया। ठीक है, बाद में वो आपका नहीं परसिस्ट करता है, मतलब एंडोस्पर्म। जब जो हमारा एम्ब्रियो था उसका डेवलपमेंट हो रहा था तभी हमारा सारा का सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो गया, जैसे कि पी और ग्राउंडनट में होता है। ठीक है, अभी हमने आगे भी एग्जांपल्स देखे थे, अब फिर से यही हमारी डेफिनेशन के थ्रू हमने समझा। और दूसरा है आपका क्या? एल्ब्यूमिनस सीड। दूसरी क्या होती है आपकी? एल्ब्यूमिनस सीड होती है। एल्ब्यूमिनस सीड रिटेन सम पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म एज दे आर नॉट कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जैसे कि वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर। ठीक है, तो एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स क्या होती है? जिनमें आपका एंडोस्पर्म जो होता है वो परसिस्ट नहीं करता है। ठीक है, और एल्ब्यूमिनस क्या होती है? जिनमें आपका एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है, पूरा कंज्यूम नहीं किया एम्ब्रियो ने। ठीक है, जैसे कि वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर आर द एग्जांपल ऑफ एल्ब्यूमिनस। और नॉन एल्ब्यूमिनस के एग्जांपल क्या है? पी एंड ग्राउंडनट। आगे देखो, ओकेजनली इन सम सीड सच इज ब्लैक पेपर एंड बीट रेमिनेंट ऑफ द न्यूसिलस आर प्रेजेंट। ठीक है, तो हमारे कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जैसे कि ब्लैक पेपर और बीट का। ठीक है, उनमें क्या होता है? आपका न्यूसिलस का रेमिनेंट प्रेजेंट होता है, परसिस्ट करता है। ठीक है, दिस रेजिडुअल परसिस्टेंस न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म। तो आप बोलेंगे कि पेरिस्पर्म आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो आपको एग्जांपल याद होना चाहिए, ब्लैक पेपर एंड बीट में देखने को मिलता है। और ये कंडीशन कब आती है? जब आपका रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस आर ऑल्सो परसिस्टेंट। कुछ हमारे जैसे सीड्स होते हैं जिनमें आपका जो न्यूसिलस होता है ना, रेमिनेंट और बच जाता है न्यूसिलस का, तो उसको ही क्या बोलते हो आप? पेरिस्पर्म बोलते हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटैगुमेंट्स ऑफ द ओव्यूल्स हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। जो आपके इंटैगुमेंट्स होते थे वो आपका टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। द माइक्रोपाइल रिमेन एज अ स्मॉल पोर इन अ सीड कोट। जो आपके इंटैगुमेंट्स थे, ठीक है, वो क्या बन जाते हैं? आपका टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट में। और माइक्रोपाइल जो होता है वो क्या रहता है? आपका स्मॉल पोर, एक छोटा सा पोर टाइप का रहता है आपका किसमें? सीड कोट में। दिस फैसिलेट क्या करता है? ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो माइक्रोपाइल होता है वो आपका कैसे रहता है? स्मॉल पोर के जैसे रहता है सीड कोट में। तो इसका क्या वर्क होता है? ठीक है, व्हाट इज इट फंक्शन? तो इसका फंक्शन होता है दिस फैसिलेट एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। ठीक है, तो वाटर और ऑक्सीजन जो होगा वो इसी के थ्रू आएगा जब आपका सीड जर्मिनेट करेगा। एज द सीड मैच्योर इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड एंड द सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई। जैसे जैसे आपका सीड जो होता है वो मैच्योर होते रहता है ना, तो आपका जो वाटर कंटेंट होता है वो क्या होता है? कम होते जाता है सीड में। मतलब 10 to 15% तक जो हमारा हो जाता है मॉइस्चर बाय मास हो जाता है। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लो डाउन। जनरल जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो क्या हो गई आपकी? स्लो डाउन हो गई। द एम्ब्रियो में एंटर इन अ स्टेट ऑफ द इनएक्टिविटी दैट इज कॉल्ड एज डॉर्मेंसी। ठीक है, तो अभी कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारी जो सीड को ग्रो करने के लिए प्रॉपर कंडीशन नहीं मिलती है, ठीक है, तो वो क्या चले जाता है? आप हमारा जो एम्ब्रियो होता है वो आपका मेटाबॉलिकली थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, और मेटाबॉलिकली थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाता है और हमारी एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाता है जिसे हम बोलते हैं डॉर्मेंसी। क्या बोलते हो आप? डॉर्मेंसी बोलते हो।
इफ़ फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल, जैसे कि एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन, सुटेबल टेम्परेचर, दे जर्मिनेट। अगर उसको फिर से फेवरेबल कंडीशन मिल गई, जैसे प्रॉपर टेम्परेचर मिल गया उसको, है ना, मॉइस्चर प्रॉपर मिल गया, ऑक्सीजन प्रॉपर मिल गया, तो वो फिर से क्या कर देता है, जर्मिनेट कर देता है। एज ओव्यूल मेच्योर इनटू सीड, तो आपका जो ओव्यूल होता है वो किस में मेच्योर होता है, आपका सीड में, ठीक है। ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। लेट मी चेंज द कलर, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो आई डोंट वांट एनी, आई शुड चेंज दिस कलर टू, ओके। तो पहले आपको याद रखना है, इंटेगुमेंट जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका प्रोटेक्टिव सीड कोट में कन्वर्ट हो जाता है। माइक्रोपाइल जो होता है वो आपका एक स्मॉल पोर के जैसे रहता है हमारे सीड कोट में। ओव्यूल जो होता है वो हमारा सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और ओवरी जो होता है वो हमारा फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, आगे चलते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इंटू सीड एंड ओवरी इंटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू वॉल ऑफ फ्रूट एंड दैट आर कॉल्ड एज पेरिकार्प। तो आप पेरिकार्प किसको बोलते हो, इसी को बोलते हो। जो आपका वॉल्स होती है ओवरी की, वो आपका फ्रूट की वॉल्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे क्या बोलते हो आप, पेरिकार्प बोलते हो, ठीक है। द फ्रूट मे बी फ्लैशी एज इन द गुआवा, ऑरेंज, मैंगो एक्सेट्रा, और मे बी ड्राई एज इन द ग्राउंडनट एंड द मस्टर्ड। आपके जो फ्रूट है वो आपका फ्लैशी हो सकता है, जैसे कि गुआवा में, ऑरेंजेस में, मैंगो में, है ना, फ्लैशी होता है, और ड्राई हो सकता है, जैसे कि आपका ग्राउंडनट, मस्टर्ड में देखने को मिलता है। Many fruits have evolved mechanism for the dispersion of the seed. Recall the classification of the fruit and their dispersion mechanism that you have studied in the earlier classes. Is there any relationship between the numbers of the ovule in an ovary and the number of the seed present in the fruit? तो आपसे क्वेश्चन पूछा, आप आंसर कर देना। आगे देखिए, इन मोस्ट ऑफ द प्लांट बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी, ठीक है। तो आपका जो फ्रूट होता है वो ओवरी से डेवलप होता है, आपको पता है मोस्ट ऑफ द प्लांट में। अदर फ्लोरल पार्ट डीजनरेट एंड फॉल्स ऑफ, तो अदर जो पार्ट होता है वो क्या होता है, डीजनरेट होते रहते हैं और नीचे गिरते रहते हैं। However, in some few species such as apple, strawberry and cashew, लेकिन हमारी कुछ ऐसी हमारी ऐसी स्पीसीज़ हैं, ठीक है, हमारी कुछ ऐसी स्पीसीज़ होती हैं, जैसे कि आपका एप्पल हो गया, आपका स्ट्रॉबेरी हो गया, कैश्यू हो गया, है ना। इनमें क्या होता है, जो आपका थैलेमस होता है, इट कंट्रीब्यूट इन द फूड फॉर्मेशन, ठीक है। थैलेमस जो हमारा प्लांट का नीचे वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं, उससे आपका क्या होता है, फ्रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। किस किस में, एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू में, ठीक है। एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू आपको याद रखना है, इन्हीं को हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, जिसमें आपका क्या होता है, थैलेमस जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है इन द फ्रूट फॉर्मेशन, उसे आप बोलते हैं क्या, कि ये फॉल्स फ्रूट है। सच फ्रूट आर कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट, ठीक है बेटा। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं कि ये क्या हमारा फॉल्स फ्रूट है, क्या है, फॉल्स फ्रूट है, ठीक है। मोस्ट फ्रूट हाउएवर डेवलप्स ओनली फ्रॉम द ओवरी एंड दे आर कॉल्ड एज ट्रू फ्रूट। तो आप पूछेगा, ऐसा पूछा एग्जामिनर कि फॉल्स फ्रूट क्या होता है, ठीक है। मैंने बोला कि जो मोस्ट ऑफ द प्लांट जो होते हैं हमारे, मोस्ट ऑफ द फ्रूट जो होता है वो हमारे डेवलप होता है ओवरी से, और ऐसे हमारे कुछ मतलब प्लांट्स होते हैं, ऐसे कुछ हमारी फ्यू स्पीसीज होती हैं जिनमें क्या होता है, हमारा जो फ्रूट होता है वो थैलेमस से डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देता है, उनको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। मुझसे बोला एग्जाम्पल बताओ, मैंने बोला एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू, ठीक है। उसके बाद मुझसे बोला अच्छा, फिर मुझसे बोला कि ट्रू फ्रूट बता दो। फिर ट्रू फ्रूट क्या होता है, जिसमें मैंने बोला कि जो ट्रू फ्रूट होता है उसमें क्या होता है, आपका जो हमारा फ्रूट होता है वो आपका प्रॉपर हमारी ओवरी से ही डेवलप होता है, ओके। तो मैंने बोला इसे बोलते हैं हम ट्रू फ्रूट, ठीक है। उन्होंने बोला एग्जाम्पल बता दो, मैंने बोला कि मैंगो, लीची, पाइनएप्पल, ये सब कुछ, स्ट्रॉबेरी, एप्पल और कैश्यू मत बोलना आप, उसके अलावा आप कुछ भी फ्रूट्स के नाम ले लेना, वो आपके ट्रू फ्रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज फ्रूट आर द रिजल्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। देयर आर फ्यू स्पीसीज in which the fruit develops without fertilization. Such fruit are called as parthenocarpic fruit. Banana is one such example of the parthenocarpic fruit. Such fruit are called as parthenocarpic. Banana is the one example of parthenocarpic fruit. Parthenocarpic introduced from the application of the growth hormones. Such fruit are seedless. तो देखो अब क्या होता है, हमारे जो मोस्टली हमारा जो फ्रूट फॉर्मेशन होता है जब आपका फर्टिलाइजेशन होगा तभी होता है, लेकिन हमारा जो बनाना होता है उसमें क्या होता है, आपका फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है। विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। जब आपका विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्मेशन होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन जब आपका फ्रूट फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं कैसा फ्रूट है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। और आपको ऐसा किस में देखने को मिलता है, आपको ऐसा देखने को मिलता है बनाना में, ठीक है। बनाना इसका एग्जाम्पल होता है पार्थिनोकार्पिक का, ठीक है। पार्थिनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन एंड सच फ्रूट आर सीडलेस। तो आपका जो बनाना होता है वो कैसा होता है, आपका सीडलेस भी होता है ना। तो और इसको आप कैसे, आपका इसका जो एप्लीकेशन है वो कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं पार्थिनोकार्पिक का, बाय द हेल्प ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। आगे देखिए, seeds offer several advantages to the angiosperm. First, since reproductive process such as pollination and fertilization and independent of the water, seed formation is more dependable. Also, seed has better adaptive strategy for the dispersion of the new habitat and help in the species to colonize to the other areas. तो हमारा क्या होता है, जो सीड है वो क्या होता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है।
तो क्या होता है, सीड जो है उसका बहुत बड़ा, जो हमारा सीड है वो पहला एडवांटेज क्या है कि देखो जो हमारा पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होता है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, लेकिन जब हमारा सीड फॉर्मेशन होता है तो वो क्या होता है आपका डिपेंडेंट होता है किसमें, वाटर पे, ठीक है। और हमारे सीड के पास क्या होती है, कुछ आपकी एडाप्टिव स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है, ताकि वो क्या हो, अपनी स्पीसीज़ को कोई आपका नया हैबिटेट में जाकर के कॉलोनाइज कर सके, फॉर्म कर सके, ठीक है। अगर कोई एक आज वीट मैंने अपने खेत में लगाया तो कोई मेरे वहाँ से थोड़ा सा वीट का बीज ले जा करके अपने वहाँ पर भी लगा सके, तो वो क्या होती है, सीडी तो लगाते हैं हम, तो इसका ये एडवांटेज होगा। एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व, यंग सीडलिंग एंड नरिश्ड अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, हमारे सीड में आपका फूड रिजर्व प्रेजेंट होता है। तो भाई जो यंग सीडलिंग्स होते हैं वो इस हमारा जो ये फूड रिजर्व हमारे सीड में प्रेजेंट होता है इसी से लेते रहते हैं, तब तक लेते रहते हैं जब तक वो खुद से फोटोसिंथेसिस करने के कैपेबल ना हो जाए। The hard seed coat provide protection to the young embryo. Being product of the sexual reproduction, they generate new genetic combination leading to variation. तो देखो मैंने क्या बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम क्यों करवाते हैं, ताकि वेरिएशन आए, और वेरिएशन आएगा तो हम क्या कर पाएंगे, और अच्छे से अडॉप्ट कर पाएंगे किसी भी चीज़ को। तो वही लिखा है कि जो हमारा जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब हमारा होता है तो हमारा क्या होता है, अलग अलग वैरायटी जा करके आपका क्या करती है, हाँ उनका फर्टिलाइजेशन होता है, और हमारी क्या होती है, वेरियस अलग अलग टाइप का जो हमारा वैरायटी आती है वो आती है, जिससे क्या होता है आपका प्रॉपर टाइप का मतलब एक नया टाइप का हमारा वैरायटी फॉर्म हो जाता है, और हमारा प्रॉपर एडाप्टेशन कैपेबिलिटी जो होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए, सीड इज द बेसिक ऑफ आर एग्रीकल्चर, डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ द मेच्योर सीड आर क्रूशियल फॉर द स्टोरेज ऑफ सीड्स विच कैन बी यूज एज फूड थ्रू द ईयर एंड ऑल्सो बी रेज बाय द क्रॉप। अब देखिए क्या होता है, जो हमारा सीड होता है वही हमारा क्या होता है, बेसिक होता है, बेसिस होता है फॉर द एग्रीकल्चर, ठीक है। देखो क्या होता है, हमारी जो सीड होती है, जैसे क्या करते हैं हम लोग, जैसे हमने क्रॉप उगाई उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रॉप को स्टोर कर लेते हैं ताकि हम पूरा थ्रू आउट द ईयर उसको मतलब उसे खाने के लिए हम स्टोर करके रख लेते हैं, और नेक्स्ट ईयर जब हम क्रॉप ग्रो करेंगे तो वही हम सीड दोबारा निकालेंगे और दोबारा हम अपने खेतों में डालेंगे, एंड देन वी कैन ग्रो इट, ठीक है। तो इसलिए जो सीड होता है वो क्या होता है आपका बेसिस होता है फॉर द एग्रीकल्चर। कैन यू इमेजिन द एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ द सीड और इन द प्रेजेंस ऑफ द सीड विच जर्मिनेट स्ट्रेट अवे सून आफ्टर द फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर आपके पास सीड ग्रो करने के लिए है ही नहीं तो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा, हम नहीं कुछ भी नहीं ग्रो कर पाएंगे, है ना। और अगर आपके पास सीड है भी, वो क्या होता है आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते, मतलब आप उसको दोबारा नहीं ग्रो कर पाएंगे। तो ऐसा आप इमेजिन कीजिए कैसा होगा। हाउ लॉन्ग डू द सीड रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड, द पीरियड अगेन वेरी ग्रेटली, और हम इसी को क्या बोलते हैं, वाइबिलिटी बोलते हैं। हमने पढ़ा था ना कि हर एक सीड का अपना एक पीरियड होता है कि वो कब तक आपका जर्मिनेट करेगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वाइबिलिटी बोलते हैं। इन फ्यू स्पीसीज द सीड्स लूज वाइबिलिटी विद इन फ्यू मंथ्स, सीड ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द स्पीसीज फॉर सेवरल ईयर्स। तो हमारी कुछ ऐसी लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज होती है जो कि आपका लीव करती है फॉर सेवरल ईयर्स, लेकिन कुछ हमारी ऐसी स्पीसीज भी होती है जो आपके कुछ ही महीनों में आपकी वाइबिलिटी को लूज कर देती हैं, कुछ तो आवर्स में भी लूज कर देती हैं। सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर 100 ऑफ द ईयर। दे आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड येट विजिबल वाइबल सीड। द ओल्डेस्ट इज द ल्यूपाइन सीड, ल्यूपाइनस आर्टिकस, एक्सक्रीवेटेड फ्रॉम आर्टिक टंड्रा, ठीक है। तो एक एग्जांपल हमें दिया है जो ओल्डेस्ट सीड का है वो है ल्यूपाइन, दैट इज योर ल्यूपाइनस आर्टिकस दैट वाज एक्सक्रीवेटेड फ्रॉम द आर्टिक टंड्रा, ठीक है। ओल्डेस्ट सीड का एग्जांपल है जो अभी तक वाइबल है, इतने हजारों साल तक भी वाइबल है, दैट इज योर ल्यूपाइन सीड, ओके। द सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर ऑफ डॉर्मेंसी। तो वो क्या बोल रहा है कि इसका रिकॉर्ड कितना आपका 10,000 ईयर ऑफ डॉर्मेंसी के बाद भी हमारी जो इसकी हमारा ल्यूपाइन की सीड दैट इज योर ल्यूपाइन आर्टिकस जो कि आपको मिला था फ्रॉम आर्टिक टंड्रा, जब इसको ग्रो किया गया तो तभी क्या थी, वाइबल थी आफ्टर 10,000 ईयर्स, 10,000 साल के बाद भी ये क्या हो गई, हमारी ग्रो हो गई, इसमें फ्लावर लगे, सीड जर्मिनेट हुआ, ओके। अ रीसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2,000 ईयर ओल्ड वाइबल सीड ऑफ डेट पाम, हमारा हमने जो रिकॉर्ड निकाला ऑफ 2,000 ईयर्स अगो दैट इज ऑफ डेट पाम, जो डेट पाम है रिसेंट रिकॉर्ड है कि जो डेट पाम है वो आपका अगर 2,000 ईयर्स तक भी आप उसका सीड रख दोगे तो वो तब भी क्या करता है, ग्रो कर जाएगा। फिनिक्स dactylifera discovered during the archaeological excavation at King Herod's Palace near that sea, ठीक है। तो एक हमारा फिनिक्स डैक्टाइलिफेरा डिस्कवर किया गया था हमारे किंग हेरोड्स पैलेस के नियर द डेड सी, ओके। आफ्टर कंप्लीटिंग द ब्रीफ अकाउंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, इट वुड बी वर्थ अटेम्प्टिंग टू comprehend the enormous reproduction capability of some flowering plant by asking the following question। तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे तो आपको फटाक से आंसर करने हैं, ओके। हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक। तो कितने एग प्रेजेंट होते हैं हमारे एम्ब्रियो सैक में, तो 1 ही एग प्रेजेंट होता है। हाउ मेनी एम्ब्रियो सैक आर प्रेजेंट इन एन ओव्यूल, तो कितने एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होंगे एक ओव्यूल में, 1, ठीक है। हाउ मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन एन ओव्यूल, कितने ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे किसी ओवरी में, तो 1 और मैनी।
हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन अ ट्रिपिकल फ्लावर, तो एक किसी हमारे ट्रिपिकल फ्लावर में कितनी ओवरीज प्रेजेंट होती है, तो 1 ओवरी प्रेजेंट होती है। हाउ मेनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन अ ट्री, तो किसी एक ट्री में कितने आपके फ्लावर प्रेजेंट होंगे, तो कितने आपके फ्लावर प्रेजेंट हो सकते हैं, बहुत सारे। कैन यू थिंक सम प्लांट्स इन विच द फ्रूट कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, क्या आप किसी ऐसा फ्रूट का नाम बता सकते हो जिसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रेजेंट होती हैं? यस, हमें दिया भी है ऑर्किड फ्रूट आर सच कैटेगरीज, ईच फ्रूट कंटेन थाउजेंड्स ऑफ टीनी सीड्स। सिमिलरली इन द केस इन फ्रूट ऑफ सम पैरासाइट स्पीसीज एज ऑरोबैंकी एंड स्ट्रिगा, तो बोल रहा है कि जो आपका ऑर्किड का प्लांट होता है उसके एक ही फ्रूट में थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल स्मॉल टाइनी टाइनी हमारी सीड्स प्रेजेंट होती हैं, और वैसा ही हमारे जो पैरासिटिक स्पीसीज होती हैं उनके फ्रूट में, जैसे कि ऑरोबैंकी और स्ट्रिगा के फ्रूट में भी क्या होता है, बहुत छोटी छोटी टाइनी टाइनी थाउजेंड्स ऑफ द सीड प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आपसे क्या बोल रहा है, हैव यू सीन टिनी सीड्स ऑफ फाइकस, हाउ लॉन्ग इज द ट्री ऑफ फाइकस डेवलप फ्रॉम दैट टिनी सीड, तो आपने जो छोटे छोटे हमारे सीड्स होते हैं फाइकस के, क्या वो देखे हैं, और पूछा है कि उन छोटे छोटे हमारे जो सीड्स होते हैं है ना फाइकस से, उससे कितने आपके ट्रीज ग्रो हो सकते हैं, तो आपके अप्रॉक्सीमेटली 850 बिलियन ट्री ग्रो हो सकते हैं फ्रॉम दैट स्मॉल स्मॉल सीड्स ऑफ द फाइकस प्लांट। ओके, हाउ मेनी बिलियंस ऑफ द सीड डज ईच फाइकस ट्री प्रोड्यूस, तो मैंने बता दिया अप्रॉक्सीमेटली 850 बिलियन। कैन यू इमेजिन एनी अदर एग्जाम्पल इन विच सच टिनी स्ट्रक्चर कैन प्रोड्यूस सच अ लार्ज बायोमास ओवर द ईयर, तो आपसे बोल रहे हैं कि आप कुछ और भी ऐसे एग्जाम्पल बता सकते हो, तो अगर आप बता सकते हो तो आप बताइएगा। ओके, आगे हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, ऑल्दो इन जनरल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो हमारे सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके रिजल्ट होते हैं किसका, फर्टिलाइजेशन का। एज फ्यू फ्लावरिंग प्लांट सच एज सम स्पीसीज ऑफ एस्टेरेशिया एंड ग्रासेस have enclosed a special mechanism to produce seed without fertilization that is called as apomixis। तो अब आपको याद रखना है एपोमिक्सिस का डेफिनेशन। ठीक है, और एपोमिक्सिस देखने को किसे मिलता है, आपको एस्टेरेशिया एंड ग्रासेस में देखने को मिलता है। तो मैं आपको बताती हूँ एपोमिक्सिस होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है ना, मैंने आपको बताया था पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉलीएम्ब्रियोनी में भी क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्म हो रहा था, लेकिन पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता, सॉरी पार्थिनोकार्पी में क्या हो रहा था आपका, वहाँ पर भी विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा था, लेकिन वहाँ पर फ्रूट फॉर्म हो रहा था। एपोमिक्सिस में क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्म होता है। ठीक है, ये डिफरेंस पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्थिनोकार्पी एंड एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस में क्या होता है, आपका सीड फॉर्म होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, और पार्थिनोकार्पी में क्या होता है, आपका फ्रूट फॉर्म होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या है, आपका एस्टेरेशिया एंड ग्रासेस हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, आपके एपोमिक्सिस के। ओके, तो ये हमारा क्या है, कुछ हमारी ऐसी स्पीसीज होती है जो कि वाला मैकेनिज्म फॉलो करती हैं। वट इज फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड, अगर फ्रूट फॉर्म होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसे क्या बोलते हो आप, उसे आप बोलते हो पार्थिनोकार्पी। क्या बोलते हो, लिखो पार्थिनोकार्पी। ठीक है, व्हाट यू कॉल इट पार्थिनोकार्पी, व्हाट यू कॉल इट पार्थिनोकार्पी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दस एपोमिक्सिस इज फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एपोमिक्सिस क्या होता है, आपका एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बस वो ऐसा करता है, मिमिक करता है, कॉपी करता है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, बट इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। There are several ways to develop apomictic seed. In some species, the diploid egg cell is formed without reductional division and developed into the embryo without fertilization. More often in many citrus and mango varieties, some of the nucleus cells surrounding the embryo sac start dividing, protrude in the embryo sac and develop into the embryo. In such species, each ovule contain many embryo. अभी क्या होता है कि जब आपका हमारी कुछ स्पीसीज होती है जिनमें क्या होता है, हर एक ओव्यूल में आपके बहुत सारे एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक ओव्यूल है और उसमें क्या है, बहुत सारे एम्ब्रियो प्रेजेंट हैं। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज रेफर्स टू एज पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, अगर क्या है, आपका एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट है आपके ओव्यूल या फिर आपके सीड में, उसे आप बोलोगे क्या, पॉलीएम्ब्रियोनी। व्हाट यू कॉल इट, पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, टेक आउट सम सीड्स ऑफ ऑरेंज एंड स्क्वीज देम, ऑरेंज निकालिए और स्क्वीज कीजिए। ऑब्जर्व मैनी एम्ब्रियोज ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप from each seed. Count the number of the embryo in each seed. What would be the genetic nature of the apomictic embryo? Can they be called as clone? Yes, हाँ, उनको हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, क्लोन है। तो पॉलीएम्ब्रियोनी के एग्जांपल पूछेगा तो क्या लिखोगे आप, सिट्रस एंड मैंगो। ठीक है, पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है, जब आपका सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट है तो उसे आप बोलते हो पॉलीएम्ब्रियोनी, और इसका एग्जाम्पल क्या है, सिट्रस एंड मैंगो। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर। हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सेवरल ऑफ आर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड। तो हाइब्रिड वैराइटीज आजकल हम ग्रो करते हैं ताकि हमारा क्या हो, ज़्यादा प्रोडक्शन हो, किसी भी क्रॉप वगैरह का क्या हो, ज़्यादा प्रोडक्शन हो, तो उसके लिए हम हाइब्रिड वैराइटीज़ का यूज़ कर रहे हैं आजकल। कल्टिवेशन ऑफ हाइब्रिड्स हैज ट्राइमेंटेनियसली इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी,
वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हाइब्रिड सीड के साथ कि उसे हमें पूरे मतलब हर नेक्स्ट ईयर हमें उसे ग्रो करना पड़ता है। इफ द सीड कलेक्टेड फ्रॉम द हाइब्रिड आर सोन, द प्लांट इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो अगर क्या कर दोगे, अगर आप हाइब्रिड प्लांट के ही सीड्स को ग्रो कर दोगे तो वो क्या हो जाएंगे, अपने करेक्टर्स को सेग्रीगेट कर देंगे और जैसा करेक्टर पहले उस हाइब्रिड सीड में था वो अब उसमें नहीं रहेगा प्रेजेंट। प्रोडक्शन ऑफ द हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली। तो हाइब्रिड सीड का जो प्रोडक्शन है वो क्या है, कॉस्टली है, एंड हेंस द कॉस्ट ऑफ द हाइब्रिड सीड बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स। If these hybrids are made apomictic, there is no segregation of the characteristic in the hybrid progeny. Then the farmers can keep using the hybrid seed to raise the new crop year after year. He does not have to buy hybrid seed every year. तो क्या कर सकते हैं हम एपोमिक्सिस का यूज़ करके हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द क्रॉप्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसका एपोमिक्सिस का यूज़ हाइब्रिडाइजेशन में करेंगे तो फिर जो हमारा क्या होगा, सेग्रीगेशन नहीं होगा करेक्टर्स का, और अगर करेक्टर्स का सेग्रीगेशन नहीं होगा तो हम ईयर आफ्टर ईयर जो है वही हमारा जो हाइब्रिड सीड है, जो फार्मर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं, और उन्हें हर ईयर ऐसा नहीं होगा कि नया वाला हाइब्रिड सीड लाना पड़ेगा, और उनके लिए क्या होगा, वो थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव हो जाएगा। बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द एपोमिक्सिस इन द हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetic of apomixis and to transfer the apomictic gene into the hybrid variety। तो इसको पॉसिबल करने के लिए हमारे बहुत सारी रिसर्च चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि क्या हो, हम एपोमिक्सिस का यूज़ करके हाइब्रिड वाली वेराइटीज़ में प्रॉपरली इसका यूज़ कर सकें और हमारा क्रॉप मैनेजमेंट प्रोग्राम को थोड़ा सा और ज़्यादा इसका फ़ायदा हो। ओके, तो हमारा ये चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है विद पार्ट 6। मैंने पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर किया है। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखते हैं और बार बार हमारी एनसीईआरटी के थ्रू आप रिवीजन करते हैं तो आई एम श्योर कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर तो क्वेश्चन आना नहीं है और वी हैव कंप्लीटेड होल एनसीईआरटी। ओके, थैंक यू। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। थैंक यू।